नमस्कार दोस्तों, वीएनकेडी स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सब यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के संपूर्ण सिलेबस को घटना चक्र से कवर कर रहे हैं। आज हम सब इस वीडियो में भारतीय इतिहास के अंतर्गत गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम सब 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं। यदि आप सब वह सभी वीडियो नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो आप लोगों को वह वीडियो चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख लीजिएगा। साथ ही आप लोगों को वह सभी वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। साथ ही दोस्तों, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए हम सब पढ़ते हैं गुप्त वंश के बारे में। तो देखिए, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो देखिए, पहला पॉइंट दिया है कि गुप्त वंश ने 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में महाराज श्रीगुप्त द्वारा की गई थी। बस आप यहाँ पर यही याद रखिएगा कि जो गुप्त वंश के संस्थापक थे वह श्रीगुप्त थे। इसे याद रखिएगा, एग्जाम में यह पूछ सकता है कि गुप्त वंश के संस्थापक जो थे वह श्रीगुप्त थे, यानी गुप्त वंश की जो स्थापना की गई थी श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया। इसे भी याद रखिएगा, पूछ सकता है कि गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था। तो देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए, वाकाटक शासक प्रवर सेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। कन्नौज को महोदया, महोदया श्री आदि नामों से अभिव्यक्त किया गया है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए, यह यूपी जीके के अंतर्गत भी पूछ सकता है कि कन्नौज को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, महोदया के नाम से, और साथ ही महोदया श्री के नाम से जाना जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए, यह बहुत ही बार पूछा गया एग्जाम में कि भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है, यानी कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, वह जो कहा जाता है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन के रूप में भी जाना जाता है। आगे देखते हैं। देखिए, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है, यह भी याद रखिएगा। और देखिए, इलाहाबाद स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्त कहा गया है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य प्रथम गुप्त शासक था, जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय, देखिए जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता भी कहा गया है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त कर पश्चिमी भारत में शक सत्ता का उन्मूलन किया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए, शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि सकार भी है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए, यह जो उपाधि है सकार, यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि सकारी के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिए, आप सब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को देखिए सकार के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि देखिए, शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को सकार के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम सब। आगे देखते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त ने इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलाए। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। हुणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ तथा स्कंदगुप्त के हाथों में बुरी तरह परास्त हुई। इसे भी याद रखिएगा। देखिए, पूछ सकता है कि हुणों का
पहला भारतीय आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो याद रखिएगा गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारतीय व्यापार एवं साथ ही दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। इसे भी याद रखिएगा। देखिए इसे याद रखिएगा कि गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति जो था यह एक प्रमुख बंदरगाह था, इसे आप लोग याद रखिएगा। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे, याद रखिएगा। तो देखिए गुप्त काल के जो प्रमुख स्थान थे जो वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे, तो देखिए गुजरात था, बंगाल था, दक्कन और तमिलनाडु, से आप लोग याद रखिएगा। धनवंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। देखिए इन्हें याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। तो चलिए हम सब इसका बार रिवीजन करते हैं यहाँ पर। तो देखिए धनवंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। देखिए एग्जाम में ये पूछेगा कि धनवंतरी का संबंध किससे है? तो देखिए आयुर्वेद से, इसे आप लोग याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर चरक कनिष्क के राजवैद्य थे जिन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। देखिए यह जो पॉइंट है यहाँ पर, यह यूपी पीटी के 2021 के एग्जाम में यह पूछा गया है कि चरक का संबंध किससे है। तो देखिए वह एक चिकित्सक थे, यानी वह एक राजवैद्य थे जिन्हें चरक संहिता की रचना की थी, इसे भी आप याद रखिएगा। तो चरक जो थे या कृष के राजवैद्य थे और चरक जो थे इन्होंने ही चरक संहिता की रचना की, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भास्कराचार्य प्रख्यात खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि तथा लीलावती नामक ग्रंथों की रचना की, इसे याद रखिएगा। तो देखिए इसे भी याद रखिएगा, जो भास्कराचार्य थे यह प्रख्यात खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि तथा लीलावती नामक ग्रंथों की रचना की। और देखिए गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था, याद रखिएगा। देखिए यह भी एग्जाम बहुत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो देखिए दिनार कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री फायान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य एरड़ से प्राप्त हुआ, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए यह भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा आप लोग। जो सती प्रथा का उल्लेख मिलता है वह एरड़ अभिलेख से मिलता है, आप लोग इसे याद रखिएगा। और देखिए एरड़ अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए गुप्त संवत का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम था, इसे भी याद रखिएगा। और देखिए गुप्त संवत की जो तिथि है वह 319 ईस्वी है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो गुप्त संवत का जो प्रवर्तक था वह चंद्रगुप्त प्रथम था और गुप्त संवत की जो तिथि है वह 319 ईस्वी है। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे, इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि एग्जाम पूछ सकता है कि किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। तो याद रखिएगा कि गुप्त वंश के शासकों ने। आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए यह जो पॉइंट है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि किस काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है, तो याद रखिए आप लोग। यहाँ पर देखिए लिखा है कि गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। देखिए गुप्त काल को ही प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को उदक भाग अथवा विदक भागम कहा गया, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो प्राचीन भारत में सिंचाई कर को उदक भाग अथवा विदक भागम कहा गया, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग होता था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तीसरी शताब्दी में वारंगल लोहे के यंत्रों या उपकरणों हेतु प्रसिद्ध है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए जो वारंगल था यह लोहे के यंत्रों और उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। तोरमाण भारत पर दूसरे हुड़ आक्रमण का नेता था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान उद्भूत हुआ था, जहां इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए शतरंज का खेल का जो उद्भव यानी विकास हुआ था वह भारत में हुआ था, अभी कब? गुप्त काल के दौरान हुआ था, याद रखिए। और देखिए इसे चतुरंग के नाम से भी जाना जाता था, शतरंज के खेल को। आगे बढ़ते हैं।
भारत से यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप में पहुंचा, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था, इसे आप लोग याद रखिएगा, ये हम सब पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और देखिए महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का संस्थापक माना जाता है, इसे भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए न्याय दर्शन का प्रवर्तक गौतम ने किया, जिन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर यह याद रखिएगा, महर्षि कपिल यह सांख्य दर्शन से संबंधित हैं, महर्षि पतंजलि योग दर्शन के संस्थापक और न्याय दर्शन के जो थे वह यहाँ पर देखिए आप सब ऋषि गौतम थे, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए हम सब यहाँ पर देख लेते हैं ऐतिहासिक इमारतें या मंदिर एवं उनकी स्थिति। देखिए यदि एग्जाम में मंदिरों से संबंधित प्रश्न पूछेगा प्राचीन भारत के, तो यही से पूछेगा जो हम सब पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए इन मंदिरों और उनकी स्थिति को याद रखिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम सब देखते हैं कि अजंता एलोरा की गुफा, तो देखिए यह जो स्थित है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, याद रखिएगा। शांति निकेतन देखिए यह वीरभूमि पश्चिम बंगाल में स्थित है। एलिफेंटा की गुफा यह देखिए महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। और देखिए महाबली मंदिर यह मामल्लपुरम कांचीपुर तमिलनाडु में स्थित है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और देखिए सांची स्तूप यह मध्य प्रदेश के रायसीन में स्थित है। लिंगराज मंदिर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। यह देखिए उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। सूर्य मंदिर यानी जिसको देखिए इसे ब्लैक पैगोडा यानी काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है, यह भी उड़ीसा के कोणार्क में है। और देखिए दक्षिणेश्वर काली माँ यह पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है। और देखिए सोमनाथ मंदिर यह गुजरात के गिर सोमनाथ नामक स्थान पर यह स्थित है। और देखिए कैलाश मंदिर यह महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर यह महाराष्ट्र के नासिक में है। महाबलेश्वर मंदिर यह महाराष्ट्र में है। और देखिए दिलवाड़ा जैन मंदिर यह राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। ब्रह्म मंदिर देखिए यह राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। आगे देखते हैं। देखिए होयसलेश्वर मंदिर यह कर्नाटक के हेलेबीड में स्थित है। रामेश्वरम मंदिर यह तमिलनाडु में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर यह तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर यह तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। नटराज मंदिर देखिए तमिलनाडु के चिदम्बरम में स्थित है। वेंकटेश्वर मंदिर यह आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थित है। और देखिए जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित है। और देखिए वैष्णो देवी का मंदिर जो स्थित है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे देखते हैं हम सब। और देखिए खजुराहो का मंदिर जो स्थित है यह मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित है। तो चलिए एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं ताकि हम लोग को तुरंत याद हो जाए। एक बार हम सब इसका फास्ट रिवीजन देख लेते हैं। देखिए अजंता एलोरा की गुफा यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। शांति निकेतन यह पश्चिम बंगाल के वीरभूमि पर। और देखिए एलिफेंटा गुफा यह महाराष्ट्र के मुंबई में। महाबलीपुरम मंदिर यह देखिए मामल्लपुरम कांचीपुरम तमिलनाडु में है। सांची स्तूप देखिए यह मध्य प्रदेश के रायसीन में स्थित है, रायसेन में। लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में। सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, यह उड़ीसा के कोणार्क में। दक्षिणेश्वर काली माँ पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। सोमनाथ मंदिर गुजरात के गिर सोमनाथ में। कैलाश मंदिर देखिए महाराष्ट्र के एलोरा में। त्र्यंबकेश्वर मंदिर यह महाराष्ट्र के नासिक में। महाबलेश्वर मंदिर यह देखिए महाराष्ट्र में है। और देखिए दिलवाड़ा जैन मंदिर यह राजस्थान के माउंट आबू में। ब्रह्मा मंदिर राजस्थान के पुष्कर में। होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक के हेलेबीड में। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरई में। बृहदेश्वर मंदिर देखिए जो है तमिलनाडु के तंजावुर में। नटराज मंदिर यह भी तमिलनाडु के चिदम्बरम में है। और देखिए वेंकटेश्वर मंदिर यह आंध्र प्रदेश तिरुपति में है। जगन्नाथ मंदिर पूरी उड़ीसा में है। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर। और देखिए खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर में है। तो दोस्तों आज हम सब इस वीडियो में गुप्त वंश के बारे में पढ़े हैं। देखिए यदि एग्जाम में प्रश्न पूछेगा तो इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा, प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेगा। इसलिए यदि आप लोग यूपी पीटी के एग्जाम में 80 अंकों से अधिक अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।